लास्ट क्लास में राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा हमारी लगातार जारी है। राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा हम कर रहे थे। राष्ट्रपति में राष्ट्रपति पद के प्रावधान, उसके चुनाव प्रणाली, चुनाव में कौन वोट देगा, उसकी क्वालिफिकेशन, और बात करते करते लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल, उसका जो टेन्योर है उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और आप लोगों को ये भी बताया कल की क्लास में कि अनुच्छेद 56 में क्या क्या बातें हैं। एक बार हल्का सा रिकॉग्नाइज करवा रहा हूँ, सुनते रहना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? जो 5 वर्ष की अवधि है। पर 5 वर्ष की जो अवधि है वो कब से काउंट होती है? पद ग्रहण से। ये बात ध्यान में रखना। जब राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया तब से 5 वर्ष की अवधि काउंट होती है। उसके अलावा राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकता है, किसको त्याग पत्र देते हुए? उपराष्ट्रपति को। ये भी हमने देखा। उसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र नहीं भी देता है पर हम उसको पद से हटा सकते हैं, और हटाया जाने का जो कारण है वो अनुच्छेद 56 में जो लिखा हुआ है, क्या बताया है? संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 61 में दी हुई महाभियोग की प्रक्रिया से उसको हटाया जाएगा। ये बात लिखी हुई है। उसके अलावा एक और बात थी कि जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पुराना राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ेगा, चाहे 5 साल से ज्यादा समय भी हो जाए। आई बात समझ में? ये ध्यान में रखना। ये भी अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 56 के अंदर एक और बात थी जो कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना सबसे पहले किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और क्यों देता है? क्योंकि जो लोकसभा है वो लोगों का सदन है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की जनता को ये पता लगना चाहिए कि उनका जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राष्ट्रपति है, वो अब पद पर नहीं रहा है। आई बात समझ में? ये बात ध्यान में रखना। उसके अलावा आप लोगों को कुछ आर्टिकल और भी बताए थे, जैसे कल की क्लास में अनुच्छेद 56 के साथ अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 70, ये 4 अनुच्छेदों का भी जिक्र किया था। अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति 5 साल तक रहेगा, पर 5 साल से पहले अगर उसका पद रिक्त हो जाता है तो अनुच्छेद 62 ये कहता है कि 6 माह के भीतर भीतर आपको चुनाव करवाने हैं। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि 6 माह तक पद कौन संभालेगा? तो अनुच्छेद 65 में क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। पर आप लोगों को कल की क्लास में यह भी बताया कि 1969 में हमारे सामने ये समस्या हो गई कि डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे भारत के राष्ट्रपति, उनका देहांत हो गया और वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। और अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति नहीं होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा 6 महीने तक। पर दोनों नहीं है तो कौन करेगा? इसके बारे में हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं थे। पर अनुच्छेद 70 जो है उसमें यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। और हमारे सामने जब समस्या आई कि 1969 में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन अब कौन करेगा, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में संसद ने अधिनियम बना दिया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है, जो कब बनाया गया? 1969 में ही, ठीक है। और इसी के द्वारा हमने क्या लिख दिया उसी अधिनियम में कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो अन्य न्यायाधीश हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से बनते जाएंगे। सीनियरिटी का भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जो सबसे लास्ट वाले को डायरेक्ट बिठा दो, ठीक है। पहले सीनियर को देखा जाएगा कि कौन वरिष्ठ इसमें से है, ठीक है। सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये हम लगभग चर्चा हम कर चुके हैं कल की क्लास में। अब हम बात कर रहे हैं री इलेक्शन या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, कि भारत का एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। यहां पे ये संख्या लिखी हुई नहीं है कि हमारा राष्ट्रपति कितनी बार बनेगा। इसके संबंध में संविधान मौन है, कुछ भी नहीं कहता है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा। आई बात समझ में? अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बना है वो पुनर्निर्वाचन के द्वारा दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। पर दोबारा कितनी बार? तो कितनी बार ये लिखा हुआ नहीं है। आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? एक व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। जबकि अमेरिका में क्या है? एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बनता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है?
जितनी बार निर्वाचित हो जाए। और भारत में ऐसा एक ही बार हुआ है, और उनका नाम कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको आप जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वही करीबन, वैसे तो एक बार अंतरिम राष्ट्रपति रहे और उसके बाद निर्वाचन के रूप में 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो क्या थे कि भारत में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। तो वैसे देखा जाए तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो कितनी बार राष्ट्रपति रहे हैं? 3 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। पर निर्वाचन के द्वारा करीबन कितने बार रहे? तो 2 बार। उसके बाद तो कोई भी राष्ट्रपति 2 बार बना ही नहीं। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे, उसके बाद वो तीसरी बार भी वो चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति बनूं। पर उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ये मानना था कि अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बने तो अच्छा है। तो उस टाइम वो संसद में ऐसा कुछ बिल लाने के पक्ष में थे कि भारत को अमेरिका की तर्ज पे भारत में भी कोई राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? तो मैक्सिमम 2 बार बनेगा, ऐसा प्रावधान करने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा कि शायद ये बिल मेरे लिए ही लाया जा रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वैच्छिक ही ना कह दिया कि एक परंपरा बना लो कि भारत में भी कोई राष्ट्रपति 2 से ज्यादा बार तो नहीं बने। ठीक है, वैसे बन सकते हैं, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पर नहीं बने ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद ही कहा कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही डिसाइड कर लेता हूं कि आज के बाद मैं तीसरा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है, और उन्होंने ही 2 कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल उन्होंने खुद ही नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद कौन बन गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन में हेडिंग लगा देना, अमेरिका में प्रावधान है, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार बन सकता है? 2 बार, तीसरी बार नहीं बन सकता। और अमूमन अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति रहे, डोनाल्ड ट्रंप से ये तो बड़ी पार्टी थोड़ी टूट चुकी है, ट्रंप 2 बार नहीं बने। ठीक है, नहीं तो ट्रंप के पहले जैसे मैं कह दूं कि ओबामा जी थे। ठीक है, तो ओबामा जी भी 2 बार कार्यकाल के रूप में रहे। अमेरिका के लगभग सारे राष्ट्रपति 2 बार तो बने ही हैं, बस ट्रंप थोड़ा। ठीक है, हाँ चलो हेडिंग लगाना, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन या री इलेक्शन। पुनर्निर्वाचन या री इलेक्शन, उसमें लिखना लिखो इसमें एक लाइन, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, परंतु कितनी बार निर्वाचित होगा, यह संविधान में नहीं लिखा हुआ है। यह भी लिख देना, पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा परंतु कितनी बार निर्वाचित होगा यह संविधान में नहीं लिखा हुआ है। यानी संविधान मौन है, इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, बस इतना लिख दिया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, पर कितनी बार बनेगा ये संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है, 10 बार के 15 बार के कुछ भी। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट लिखो, नोट लगा के एक लाइन लिखना, एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः निर्वाचित हुए थे। एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः निर्वाचित हुए थे। एक और लाइन नीचे ऐड कर देना नोट लगा के, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है।
अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार बन सकता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है शपथ ओथ, यानी अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 60 में हेडिंग लगा देना, राष्ट्रपति पद की शपथ या ओथ, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पद की शपथ, अनुच्छेद 60 में। अब यहां पे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? अनुच्छेद 60, देखो आप लोगों को एक बात बताई थी मैंने जब मैंने भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ाई थी। पता आप लोगों को भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। सब बातें लिखवाई आप लोगों को मैंने शुरुआत में, ठीक है। उसमें से एक अनुसूची है, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसमें भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का प्रारूप लिखा हुआ है, कि जो फॉर्मेट है शपथ का, कि मैं अमुक व्यक्ति ये शपथ लेता हूं, जो फॉर्मेट है वो कहां पे लिखा हुआ है? अनुसूची 3 के अंदर, ठीक है। पर आप लोगों को उस समय एक बात बताई थी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में लिखा हुआ नहीं है। उनसे जुड़े हुए जो आर्टिकल्स है, जैसे राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 60 में ही लिखा हुआ है। अनुच्छेद 60 में क्या क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा और राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेगा, वो शपथ का जो पूरा का पूरा प्रारूप है वो कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 60 में ही लिखा हुआ है, अनुसूची 3 में नहीं है। बाकी जो अन्य लोग हैं, मंत्री की शपथ है, विधानसभा लोकसभा के सदस्य उनकी शपथ है, तो ये सारी जो शपथें हैं वो कहां पे, फॉर्मेट कहां पे लिखा हुआ है? अनुसूची 3 के अंदर। बाकी राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की जो शपथ का जो फॉर्मेट है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में ही लिखा हुआ है, जहां पे उनकी जो शपथ के प्रारूप के बारे में बताया है वहीं पे, ठीक है। अब यहां पे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई अन्य न्यायाधीश दिलवाएगा। आई बात समझ में? ये लिखा हुआ है कहां पे? अनुच्छेद 60 के अंदर। दूसरी बात, राष्ट्रपति की जो शपथ है, यहां से भी मैक्सिमम क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, और आप लोगों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति की शपथ का ये फॉर्मेट है जहां पे लिखा हुआ है मैं अमुक, अमुक का मतलब व्यक्ति खुद का नाम बोलता है यहाँ पे, कि मैं जैसे अमुक ये व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठता से प्रतिज्ञा करता हूं। 2 चीजें हो सकती है, या कोई व्यक्ति ईश्वर का नाम बोलना चाहे तो ईश्वर की शपथ लेता हूं, या फिर सत्यनिष्ठा से क्या करता हूं? प्रतिज्ञान करता हूं। इन दोनों में से कुछ भी बोलना चाहे, पर अमूमन जो भी व्यक्ति होता है वो क्या बोलता है? ईश्वर की शपथ लेता हूं, यही बोला जाता है, यही ट्रेंड है, ठीक है। कि मैं श्रद्धा पूर्वक, और यहां पर अंग्रेजी में जो शब्द इसके लिए लिखा हुआ है फेथफुली लिखा हुआ है, ये बात भी ध्यान में रखना। जैसे हिंदी में आप लोगों को पूछ लें कि राष्ट्रपति शपथ लेता है श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पूर्ण निष्ठता के साथ, पूर्ण योग्यता के साथ, तो शब्दों को ध्यान से पढ़ना हर हमेशा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति पद के कार्यपालन यानी कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, ये बोला गया है ना, और अपनी पूरी योग्यता के साथ संविधान, संविधान का मतलब तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी बात क्या लिखी हुई है? विधि यानी लॉ, कानून, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ दोनों का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। क्या क्या बातें लिखी हुई है? परिरक्षण, ठीक है, संरक्षण और प्रतिरक्षण, तीनों शब्द लिखे हुए, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और भारत की जनता की सेवा, किसकी सेवा करने की बात हो रही है? भारत की जनता की। जो राज्यपाल होता है ना, वो भी एज इट इज यही शपथ लेता है। राज्यपाल जो होता है एज इट इज यही शपथ लेता है, बस अंतर क्या होता है कि जो राज्यपाल शपथ लेता है वहां पे वो भारत नहीं बोलता है, वो जिस राज्य का राज्यपाल बनता है उस राज्य का नाम बोलता है। कि जैसे राजस्थान, तो मैं राजस्थान की जनता की सेवा और उसके कल्याण में निरत रहूंगा, लगातार बना रहूंगा। और वैसे राज्यपाल पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे, पर आप लोगों को इतना भी बता दूं मैं, क्योंकि भारत में तो कोई दूसरा भारत है ही नहीं, भारत तो एक ही है, राष्ट्रपति भी एक है, तो एक ही बार शपथ लेता है। पर जो राज्यपाल होता है वो दूसरे राज्य का अगर राज्यपाल बनता है, कि मान लो कि राजस्थान का राज्यपाल था पर उसको गुजरात का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया है, तो ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति 2-2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है।
तो वो जब दोबारा किसी राज्य के अंदर काम करता है तो उसमें वहां पर दोबारा शपथ लेता है। शपथ उसको जितने राज्यों में काम करेगा 3 बार तो 3 बार शपथ लेनी है, और अलग अलग बार उसको बोलना है कि मैं राजस्थान के लोगों के कल्याण की शपथ लेता हूं, मैं गुजरात के लोगों की। हरी बात समझ में? मान लो उसने कल्याण किया नहीं तो, है ना? तो ये बात ध्यान में रखना आप लोगों को। एक यहां से ये जो शपथ लिखी हुई है एज इट इज, यही प्रारूप 2022 के अंदर, 2022 में राष्ट्रपति कौन बना था? ध्यान है क्या आप लोगों को? कौन बना था? यहां देखना, देखना एक बार। देखो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दिख रहे हैं? ठीक है, और ये स्टार्ट करेंगे मैं, वहां से फिर इनको खुद का नाम लेना है। ठीक है, जहां पे लिखा हुआ था आप लोगों को अमुक व्यक्ति, और एज इट इज पूरी शब्द देखना, सब कुछ बोलेंगे, परिरक्षण, संरक्षण। आ रही है? ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। ठीक है, और देखो शपथ लेने के बाद देखना, अब ये जो राष्ट्रपति की सीट पे बैठे थे, राष्ट्रपति इस तरफ चले जाएंगे, जो पुराने वाले हैं। अरे अब एक लाइन बताई थी कि जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करता है तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा। ये अब ये हटे हैं। अरे बस उसमें जो चेयर थी एक्सचेंज हुई कि नहीं हुई? बीच में कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है थोड़ी बहुत। ठीक है, हाँ क्या हुआ? क्यों? संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद 60 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो शपथ दिलाएंगे। तो उनका काम है शपथ दिलाने का। अगर वो शपथ नहीं दिलवाते और वो अपने आप बोल दे तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और कल उठ के मान लो कि चलो अपने मर्जी से बोलने का प्रावधान कर दे, तो कल उठ के कोई भी व्यक्ति शपथ लेने के लिए लग जाएगा। ऐसे थोड़ी चलता है। पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन करना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे नहीं जले जाती चीजें, सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक एक बात सब लिखी हुई है वहां पे कि अरे बात समझ में कि नया राष्ट्रपति जब बनता है तो पुराने राष्ट्रपति अपना पद तब तक नहीं छोड़ता जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता है। ठीक है, चलो हेडिंग लगा दी। ओथ यानी शपथ लिखा, इसमें लिखो फर्स्ट राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, फिर लिखो
देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक और चीज यहां पे ध्यान में रखना कि जो राष्ट्रपति होता है वो किस बात की शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। यहां पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का पालन करने की शपथ। आ रही बात समझ में? जो राष्ट्रपति होता है वो किस बात की शपथ लेता है? पद की शपथ लेता है। जबकि जो मंत्री होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं, लगभग मंत्री जो होते हैं या प्रधानमंत्री भी उसी में आता है, वो सब गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किस बात की शपथ लेते हैं? गोपनीयता की। जबकि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? पद की शपथ लेता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखना। लिखो एक नोट लगा के एक लाइन, राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है जबकि मंत्री, राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है जबकि मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है जबकि मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एक नोट लगा के एक लाइन लिखना वापिस यहीं पे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में नहीं है। नहीं ध्यान में रखना, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि नहीं को बोल जाओ और है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा फिर तो। फिर लिखना राष्ट्रपति, लिखो राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक, लिखना यही बात, राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक, अंग्रेजी में फेथफुली, श्रद्धापूर्वक तथा, राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक तथा संविधान व विधि के, श्रद्धापूर्वक तथा संविधान व विधि के, संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। देखो ये सारी बातें अमेरिका के राष्ट्रपति भी एज इट इज यही बोलता है। यूट्यूब के ऊपर टाइप करके देख लेना, जो बाइडेन थे अभी पहले, ठीक है, बाइडेन ने जो शपथ ली थी वो इसी रेफरेंस में वो भी ऐसे ही बोलते हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, यूँ करके बोलते हैं वो। आ रही बात समझ में? मतलब वही बात है। और एक बार तो लिखो, क्या लिखा? तथा संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। शपथ लेते हैं। वैसे देखो इन तीनों शब्दों का अर्थ यह है कि बचाना, सुरक्षा करना ही होता है। सामान्य अर्थ क्या है? बचाना ही होता है। पर हल्का सा हम देखें, अगर थोड़ा सा समझ सको तो, ठीक है, जैसे परिरक्षण का मतलब यह होता है कि किसी चीज को सुरक्षित रखना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बस वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे भविष्य में भी, ये ध्यान में रखते हुए हम उसको सुरक्षित रख रहे हैं, ये तो कहलाता है क्या? परिरक्षण। संरक्षण का मतलब यह है कि इसको नुकसान पहुंचने वाला है, संभावना लग रही है, या अभी ये नुकसान में है, तो इसको बचाने के लिए जो काम किया जाता है उसे संरक्षण कहा जाता है। ठीक है। और प्रतिरक्षण का मतलब यह है कि इसके ऊपर या संविधान के ऊपर किसी चीज का हमला होने वाला है, कि कोई व्यक्ति है जो संविधान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो डिफेंस, रक्षा करना उसकी। आ रही बात समझ में? ये रक्षा के अर्थ में देखा जाता है। ये अगर नुकसान पहुंचा है तो उसको वापस सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आती है, जबकि इसमें क्या होता है कि नुकसान तो नहीं पहुंचा है पर भविष्य में नुकसान नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जांपल लें हम, ठीक है, सामान्य अर्थों में, टमाटर होगा आपके घर में, ठीक है, तो
टमाटर है तो आप ये सोचते हो कि टमाटर खराब नहीं हो, इसलिए आपने उसको फ्रीज में रख दिया। क्यों? हुआ तो नहीं था वो खराब, बस आपने क्या सोचा कि खराब नहीं हो, इसलिए आपने उसको फ्रिज में रखा। तो ये कहलाता है परिरक्षण, प्रिजर्व करना। ठीक है, कि भाई संविधान को नुकसान नहीं पहुंचे, तो इसके लिए पहले से हम उसकी मतलब सुरक्षा कर रखेंगे। ये बात आई इसमें। ये चीज है, जैसे टमाटर खराब हो गया, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खतरा लगभग हो चुका है या खराब होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में उसको वापस जो पहले था वैसा करना, जो पुराना था वैसे उसके लेवल में ले जाना। ठीक है, पर सामान्य अर्थों में तो आप बस इतना समझ लेना, देखो सीधी सी बात है, अर्थ क्या होता है? सुरक्षा करना, बस यही समझ लेना तीनों का अर्थ। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई प्रजाति है को, जैसे वन्य जीवों में कैसे बाघ हैं, बाघों की संख्या ज्यादा है, पर बाघों को संख्या ज्यादा है तो हमको लगता है कि भविष्य में इसको हो सकता है ये कम हो जाए या इनको नुकसान हो, इसलिए हमने बाघों को सुरक्षित रखा है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बाघ जो है उनकी संख्या कम हो चुकी है, तो 2-3 जो बाघ बचे हैं उनको सुरक्षित रख रहे हैं। ये तो हो गया संरक्षण की कैटेगरी में। ठीक है, और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो बाघ को मारने के लिए या शिकार करने के लिए आ रहा है, तो उससे रक्षा करना, तो वो लेवल किस में चला जाएगा? प्रतिरक्षण में, डिफेंस में चला जाता है। ये बात ध्यान में रखना। चलो, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। 1-2 एग्जाम दो, उसके बाद चीजें समझ में आएंगी। लिखो राष्ट्रपति, नेक्स्ट लाइन में लिखो, राष्ट्रपति भारत की जनता की सेवा, राष्ट्रपति भारत की जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। यह भी ध्यान में रखना। एक और लाइन लिखना, भारत की जनता की सेवा करनी है उसको और उसका कल्याण करना है। ठीक है, भारत की जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। ठीक है, शपथ आई समझ में? तो शपथ भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और अब यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों के सामने, अगर ये बताने से पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने होता कि राष्ट्रपति डैश डैश करके संविधान की शपथ लेता है, पहला ही ऑप्शन आपके सामने हो सकता परिरक्षण, दूसरा संरक्षण, तीसरा प्रतिरक्षण और चौथा उपयुक्त सभी। आप सोच सकते हैं कि यार संरक्षण प्रोटेक्टेड हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तीनों शब्द तो क्या होंगे, इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना है, पर ये तीनों शब्द राष्ट्रपति अपनी शपथ में बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो राष्ट्रपति पद की शर्तें। हेडिंग लगाओ अनुच्छेद 59 में लिखी हुई है राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें। ठीक है, शर्तें क्या हो सकती है पता आप लोगों को? देखो, योग्यताएं वो चीज होती है कि आपको कोई पद धारण करना है। अभी थोड़ा पता लगेगा योग्यताओं का मतलब क्या होता है, कि आपको कोई पद धारण करना है तो उसके लिए वो क्वालिफिकेशन होगी। पर आपने कोई पद धारण कर लिया है तो उसके बाद आपके ऊपर ये शर्तें लागू होंगी कि आप ये काम नहीं कर सकते। आई बात समझ में? शर्तों का मतलब क्या होता है कि आपने कोई पद धारण किया है तो पद धारण करने के बाद आपके ऊपर ये टर्म एंड कंडीशन है, ये शर्तें हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे। हाँ, अगर आप राष्ट्रपति नहीं होते तो ऐसा कर सकते थे, पर अब राष्ट्रपति बन चुके हैं तो ऐसा काम नहीं करोगे, इंस्टाग्राम के ऊपर रील नहीं बनाओगे, है ना, ये सब काम। ठीक है, ऐसा नहीं है वैसे, पर सामान्य बात कह रहा हूं। चलो लिखो, शर्त में फर्स्ट लिखो, जहां समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। फर्स्ट लिखो राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। मतलब यहां पे कॉमन चीज एक साथ लिखवा दी है। क्या बताया है? एक तो संसद है और दूसरा क्या है? विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के दो भाग, विधानसभा, विधान परिषद। संसद के भी दो भाग, लोकसभा, राज्यसभा। मतलब लोकसभा का सदस्य भी नहीं होगा, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होगा, विधानसभा का भी नहीं होना चाहिए और विधान परिषद का भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ये टर्म एंड कंडीशन पहली तो रख दी। क्यों ऐसा क्यों किया? सोचा कभी ऐसा? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, एक भाग है, पार्ट है। संसद के कितने पार्ट हैं? अनुच्छेद
9 में लिखा हुआ है कि संसद के कितने पार्ट हैं? 3, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आई बात समझ में? तो इसीलिए वो पहले से ही संसद का अंग है ना, तो वो सदस्य नहीं बन सकता, वो कोई इलेक्शन की उसको जरूरत नहीं है, वो अपने आप में संसद का एक अलग हिस्सा है, ठीक है, उसका सदस्य बन के एक छोटी मोटी चीजों में उलझने की कोशिश नहीं करे, ठीक है। दूसरी शर्त लिखो, कौन? हाँ तो नहीं आते, क्या फर्क पड़ता है उससे? आवाज नहीं, हाँ भाई आप समझना इस चीज को, मैंने आप लोगों को क्या बताया, लाभ के पद में कौन नहीं आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र और राज्य में मंत्री का पद। अब लोकसभा सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बनता है, यानी संसद का सदस्य बनता है, वो क्या बनाए? एमपी बनाए। एमपी लाभ के पद में आता है कि नहीं आता है? आता है लाभ के पद में एमपी, तो ठीक है। एमएलए आता है कि नहीं आता है? आता है। मतलब लाभ के पद में नहीं आता ऐसा लिखा हुआ नहीं है, उसका मतलब क्या है कि लाभ के पद में हो सकता है ये। आ रही बात समझ में? अगर राष्ट्रपति ऐसी योग्यता रखता है तो वापिस वहीं से हट जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? राज्यपाल राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं रहेगा। जैसे ही उसने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, कोई भी व्यक्ति, एक चीज समझना यहाँ पे, टर्म एंड कंडीशन में एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने पहले से किसी भी पद पे है, आई बात, लाभ के पद है तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता पहली बात। अगर लाभ के पद पे नहीं है तो अगर राष्ट्रपति बनता है, मान लो कि एक ही दिन राज्यपाल भी बन गया, राष्ट्रपति भी बन गया, तो उसके पास कौन सी पोस्ट रहेगी? तो राष्ट्रपति की रहेगी। जो बड़ी पोस्ट है वही हमेशा व्यक्ति के पास रहती है, छोटी पोस्ट अपने आप हट जाती है। और राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद के ऊपर है और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जिस दिन उसने पद ग्रहण किया उसी दिन से, उसी तारीख एज ए टाइम से वो व्यक्ति उस पद से हट जाता है। ये बात ध्यान में रखना। चलो लिखो, आई बात समझ में? संसद का सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रपति दूसरी शर्त क्या है? लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रपति लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रपति लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। अब आप लोगों के दिमाग में वैसे आना चाहिए, आप नहीं पूछो तो भी मैं बता देता हूं। आपने ये भी कहा कि सर आपने योग्यताओं में लिखवाया था लाभ का पद नहीं होना चाहिए, और आपने शर्तों में लिखवाया था, दोनों में फर्क क्या है? ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पे है तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है उसके बाद उसने लाभ का पद ग्रहण कर लिया है तो राष्ट्रपति नहीं रहेगा। आई बात समझ में? दोनों में हल्का सा डिफरेंट है बस, कि कोई लाभ के पद पे है तो राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के बाद लाभ का पद ग्रहण कर लेता है तो वापिस हट जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रपति, तीसरी शर्त, राष्ट्रपति बिना किराया दिए, ये भी शर्त में लिखा हुआ है वहां पे अनुच्छेद में ही, ठीक है। राष्ट्रपति बिना किराया दिए, बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास का हकदार होगा। अपने शासकीय निवास का हकदार होगा। बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास का हकदार होगा। शासकीय निवास का मतलब जो राष्ट्रपति भवन उनको मिलता है, ठीक है। हाँ, वो राष्ट्रपति जो भवन है, कितने कमरे होते हैं उसमें? जाना कभी गिनने के लिए? कहने का मतलब क्या है, देखो मतलब आप तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है, उतने सारे तो उसमें कमरे होते पहली बात तो, ठीक है। इतना बड़ा निवास स्थान होता है। आप अगर रेंट पे खरीदोगे तो मान के चलना कि महीने का 20-25 लाख रुपए आपके पास किराया हो, 20-25 क्या करोड़ों में किराया होगा उसका, ठीक है। ऐसी वेल सेट हवेली मान के चलना, वो किसको मिलती है? राष्ट्रपति को। और बिना किराया दिए, कोई भी उसके पास कोई किराया नहीं लेगा उसका। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है, और अनुच्छेद 59 का जो सब क्लोज 3 है उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है। बिना किराया दिए वो उसका उपयोग करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया आप लोगों को पता है? मान लो कि कल उठ के संसद ने ऐसा कानून बना दिया तो कि जो राष्ट्रपति बनेगा वो स्वेच्छा से अपनी सैलरी का, मतलब सैलरी राष्ट्रपति की कितनी है? 5 लाख रुपए, 5 लाख में से 1 लाख रुपया किराया देना पड़ेगा,
संसद ऐसा प्रावधान कर भी दे तो कल उठ के, तो इसीलिए संविधान में ये बात लिखी हुई है। हालांकि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है, पर ये बात संविधान में लिखी हुई है पहले से। तो लिखो शासकीय निवासों का हकदार होगा। नेक्स्ट लाइन लिखो, पद पर रहते हुए, चौथी शर्त, पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए वेतन व भत्तों में, पद पर रहते हुए वेतन व भत्तों में, वेतन व भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। पद पर रहते हुए वेतन व भत्तों में कमी नहीं की जा सकती, ठीक है। पद पर रहते हुए वेतन व भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। कहने का अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति है, राष्ट्रपति पद उसने ग्रहण कर लिया, अब उसकी सैलरी कितनी है? 5 लाख, ठीक है। संसद को ये लगा कि ये फोकट काम की तनख्वाह उठा रहा है 5 लाख, कम कर दो, तो नहीं कर सकते आप। एक बार किसी राष्ट्रपति ने पद ग्रहण कर लिया, उसके बाद उसकी 5 लाख की सैलरी आपको 5 साल तक पे करनी है। हाँ, उसके बाद नए राष्ट्रपति जब बनता है, उसको लेकर पहले अगर आप संविधान में संशोधन कर देते हो और प्रावधान अगर थोड़ी बहुत सैलरी जो उसकी कम कर देते हो, 5 लाख से कर लो 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, है ना। वैसे कम नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है वैसे देखा जाए तो, है ना, क्योंकि रुपए की वैल्यू, जो पैसा है, मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है? मुद्रा की वैल्यू तो बढ़ कहाँ रही है, कम ही तो होती जा रही है। पहले 1 रुपए में कहते थे कि बहुत सारी चीजें आ जाती थी, अब 100 रुपए में 1 रुपए बराबर चीजें आ रही है, तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो रही है? घट ही रही है, ठीक है। महंगाई भी बढ़ रही है, तो 5 लाख से सैलरी कम तो करेगा नहीं तो फिर राष्ट्रपति चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं होगा। कितनी मगजमारी है, 100 प्रस्तावक के पास जाना पड़ता है, 15,000 रुपये जमा करवाने होते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद राष्ट्रपति बनता है, तो फिर पैसे तो चाहिए भैया। सस्ते में थोड़ी काम करेंगे, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये शर्तें हैं, एक नोट लगा के एक लाइन लिख देना, लिखना चाहो तो। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन, 5 लाख वेतन तथा सेवानिवृत्ति के बाद या पदावधि खत्म से, वैसे सेवानिवृत्ति नहीं होती है इनकी, क्योंकि कोई रिटायर्ड थोड़ी होते हैं, पदावधि खत्म होती है, खाली आप लिख देना समझने के लिए। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का 50% पेंशन दी जाती है, वेतन का 50% पेंशन दी जाती है। वेतन कितना है? 5 लाख, 5 लाख का 50% मतलब 2.5 लाख पेंशन मिलेगी, ठीक है। एक बार राष्ट्रपति बन जाओ, हाँ, पूरे लाइफ जब तक उसी, हाँ, संचित नीति से, हाँ, लिखना चाहो तो एक और लाइन लिख देना, ठीक है। देखो क्या होता है, लिख दिया, ये बात तो लिख दी, क्या लिखा लास्ट बताओ? हाँ, मतलब सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का 50% पेंशन दी जाएगी, ठीक है। वेतन 5 लाख है, उसका 50% मतलब 2.5 लाख रुपए। हाँ, अब ये पूछ रहे हैं कि वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो 2 प्रकार की नीतियां होती हैं, ठीक है। एक तो संचित नीति होती है, कौन सी? संचित निधि, ठीक है। और एक होती है आकस्मिक निधि। क्या होती है? आकस्मिक निधि, ठीक है। ये कंसोलिडेट फंड है और ये इमरजेंसी फंड होता है। क्या क्या है चीजें समझना, मतलब ये समझ लेना कि सरकार के 2 बड़े अकाउंट हैं, केंद्र सरकार के, है ना। आपके जैसे खाते में बैलेंस में पैसे नहीं होते, वैसे न वैसे सरकार के 2 बड़े खाते हैं। एक खाता तो वो है जिसमें सारे खर्चे यहीं से होते लगभग, और उसे क्या कहा जाता है? संचित नीति, कि साल भर सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार को भी तो कहीं ना कहीं से टैक्स वैक्स से पे हो रहा है, वो सब जमा कहाँ होता है? इसी में फंड में होता है, ठीक है। और सरकार कहाँ पे पैसा खर्च करेगी, सरकार जैसे एक रोड बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए डायरेक्ट जैसे योजना में आते हैं, 1000 करोड़ इसके लिए, 2000 करोड़ इसके लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, हजारों में करोड़ आते हैं, ठीक है। तो वो सब करोड़ों कहाँ, किस अकाउंट से निकलते हैं? संचित नीति से। और जो वेतन मिलता है वो भी सब कहाँ से मिलता है? संचित नीति से ही मिलता है। आकस्मिक नीति ये होती है कि जिसमें अगर मान लो कि संचित नीति में कभी पैसा कम पड़ गया,
है ना। तो ऐसी कंडीशन में पैसा कहां से निकाला जाता है? आकस्मिक निधि से। संचित निधि के ऊपर किसका अधिकार होता है? संसद का होता है। जबकि आकस्मिक निधि के ऊपर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का होता है। अगर आपको संचित निधि से पैसे निकालने हैं तो संसद की परमिशन लेनी पड़ेगी, आई बात समझ में। और आपको आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हैं तो राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होती है। वैसे तो आकस्मिक निधि से पैसे निकाले नहीं जाते हैं। जो भी भारत सरकार का जो भी खर्चा होता है वो कौन सी निधि से चलता है? संचित निधि से चलता है। जो भी वेतन बिल जो भी जिसके जितने भी बनते हैं, राज्य सरकार में राज्य सरकार की संचित निधि से वेतन भत्ते बनते हैं, जबकि केंद्र सरकार में केंद्र सरकार की संचित निधि से बनते हैं। लिखना चाहो तो एक लाइन लिख देना। राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से, राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वैसे आप लोगों को बता दूं, राज्यपाल जो होता है ना, जब वो राज्य में किसी काम कर रहा है तो उस समय तो राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से पैसा देती है। पर राज्यपाल आफ्टर रिटायरमेंट के बाद 5 साल हो गए उसके बाद उसको जो पेंशन मिलती है वो कहां से मिलती है? केंद्र सरकार की संचित निधि से मिलती है। क्योंकि एक राज्यपाल एक राज्य में थोड़ी काम करता है, 10-15 राज्यों में काम करके आया वो तो किस कौन से राज्य वाले पेंशन देंगे? लटक जाएगा बेचारा बीच में। तो केंद्र सरकार पेंशन देती है। जो केंद्र सरकार, जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो सारे व्यक्ति उसी में आते हैं। क्योंकि एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश खाली राजस्थान में थोड़ी काम करता है, सब न्यायालयों में अलग अलग राज्यों में काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61। हेडिंग लगाओ। राष्ट्रपति बना दिया, नियुक्त कर दिया, कार्यकाल देख लिया, सब कुछ हो गया। अब राष्ट्रपति को हम हटा रहे, हटाना भी तो पड़ेगा ना, कब तक बिठाए रखेंगे? तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। और अनुच्छेद 61 में इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग है। उसके अलावा इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 56 में भी है। पर अनुच्छेद 56 में इम्पीचमेंट शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, पूरी जो प्रोसेस है, वो अनुच्छेद 61 में लिखी हुई है। ठीक है, पढ़े? अब हेडिंग लगा दी। चलो बस समझ लेना एक बार के लिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, है ना, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क की एक कैपेसिटी होती है, आप लोग मनुष्य में ही आते हो। देखो सुनना, पहली बात, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहा गया है? महाभियोग। शब्द ध्यान में रखना। दूसरी बात, महाभियोग कौन लाता है? महाभियोग कौन लाता है? तो कौन लाता है? संसद लाती है महाभियोग। ये बात ध्यान में रखना। महाभियोग कौन लाती है? संसद। ठीक है, अब संसद के आप लोगों को बताया कि कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक तो लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा। बहुत बार आ चुका अब ये शब्द, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। जब तक लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तब तक आप लोग इस शब्द से परिचित हो जाओगे। ठीक है, लोकसभा में करीबन कितने लोग हैं? 543, करीबन नहीं, यही है। ठीक है, और राज्यसभा में 245 है, वर्तमान आंकड़ा बता रहा हूं। अब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस, उसको तो महाभियोग कहते हैं। महाभियोग संसद में लाया जाता है, मतलब संसद का मतलब दोनों आगे, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा। ये भी हो सकता है भाई, यूं तो है नहीं कि मामा की लड़के की शादी में नहीं आया इसीलिए ला रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा, और महाभियोग क्यों लाया जाएगा ये अनुच्छेद 56 में भी लिखा हुआ है और अनुच्छेद 61 में भी लिखा हुआ है। और दोनों में एक ही कारण है, जिसका कल आप लोगों को बताया था, संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण या वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा हुआ है। अब यहां पे समझना, लोकसभा राज्यसभा लिखा हुआ है। अब ये तो बात होगी कि क्यों लाया जाएगा, तो ये आप लोगों को बता दिया, संविधान का उल्लंघन करने पर हम लाएंगे। दूसरी बात भाई, एक चीज होती है प्रस्ताव और एक होता है प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, एक प्रस्ताव पारित करना और एक प्रस्ताव लाना। और प्रस्ताव क्या है? महाभियोग का है। कौन सा प्रस्ताव है? महाभियोग का प्रस्ताव है। प्रस्ताव लाएगा कौन और प्रस्ताव पारित कौन करेगा?
ये दोनों चीजें समझना। एक और बता रहा हूं, प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है और प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। प्रस्ताव अगर मान लो राज्यसभा वाले लाते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। जो राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं, उस कुल सदस्य का कितना समर्थन चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए? 1/4। पर यहां पे एक टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपको प्रस्ताव लाना है तो प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले, ठीक है, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। सूचना क्या होगी? कि हम आपके विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं। और कितने दिन पहले? 14 दिन। 14 दिन जैसे बीते उसके बाद आप प्रस्ताव ला सकते हो, ठीक है। प्रस्ताव ले आए हो, उसके बाद राष्ट्रपति को सूचना नहीं देनी है, पहले सूचना देनी है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले, ठीक है। प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन, प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पहले सूचना नहीं देनी है। ये बात ध्यान में रखना। हल्का सा भी इधर उधर कर दिया ना तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। कथन और कारण वाले क्वेश्चन में दे दिया इस तरह का क्वेश्चन, महाभियोग के संबंध में गलत कथन को छाटिया या सत्य असत्य कथन को लेकर। पहला ही कथन दे दिया कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सही बात है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 समर्थन की आवश्यकता होती है। तीसरा क्वेश्चन दे दिया, प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, ठीक है। और आप फ्लो में पढ़ के गए कि सर ने तो यही पढ़ाया और लिख दिया। नहीं, प्रस्ताव पारित नहीं है, प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। और 14 दिन जैसे ही बीत गए उसके बाद जस्ट जो 15वां दिन होता है उस दिन आप प्रस्ताव ला सकते हो। 14वें दिन भी नहीं, 14 दिन बीतने होंगे पूरे और जस्ट 15वें दिन आप ला सकते हो। आई बात समझ में? और प्रस्ताव जिस दिन लाना है तो लाने के लिए कितना समर्थन चाहिए? 1/4 समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रस्ताव ले आए, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आपको प्रस्ताव को पारित करना है, ठीक है। जो सदन लाया है, मान लो लोकसभा लाया था, अब लोकसभा क्या करेगा? प्रस्ताव को पारित करेगा। और प्रस्ताव जब पारित होगा उस समय 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कितने तिहाई? 2/3 बहुमत से बिल पारित होगा। और बिल राज्यसभा ने जैसे ही पारित कर दिया उसके बाद ये जो महाभियोग का बिल है वो कहां पे जाएगा? लोकसभा में। अब लोकसभा को क्या करना है? केवल और केवल क्या करना है? पारित करना है। आ रही बात समझ में? प्रस्ताव नहीं लाना। अब उनको प्रस्ताव पहले वाला सदन ले आया है, अब लोकसभा को क्या करना है? पारित करना है। पर यहां पे कंडीशन है कि जो सदन प्रस्ताव लाया है और उसने पारित कर दिया है उसके बाद जिस भी सदन में जा रहा है, मतलब लोकसभा वाले प्रस्ताव लाए हैं और राज्यसभा में गया है, या राज्यसभा वाले प्रस्ताव लाए हैं और लोकसभा में गया है, जो दूसरा सदन होगा वो महाभियोग की जांच करवाएगा। क्या करवाएगा? जो प्रस्ताव लाने वाला सदन है वो जांच नहीं करवाता है। जांच कौन करवाता है? जो दूसरा सदन है, ठीक है। जो दूसरा सदन है वो प्रस्ताव की क्या करेगा? जांच करेगा, ठीक है। और ये जांच करने के लिए जो दूसरे सदन के जो अध्यक्ष होगा, एक एग्जांपल के लिए अभी इतना ही समझ लेना कि प्रस्ताव कौन लाया था? लोकसभा लाई थी। प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 समर्थन, प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3। प्रस्ताव पारित होकर कहां पे चला गया? लोकसभा में। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो एक कमेटी का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? कमेटी का। और अमूमन कमेटी में लगभग न्यायाधीश लोग होते हैं। उस कमेटी में कौन होते हैं? न्यायाधीश या कानून की जानकारी रखने वाले या और भी कोई व्यक्ति जो जिनको विधि और लॉ का अच्छा ज्ञान हो, ऐसे लोग उस कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो कमेटी किसकी जांच करेगी? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया है वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है, वो कमेटी जांच करेगी पहले तो। और जब ये जांच होती है उस समय राष्ट्रपति खुद भी उस जांच में जा सकता है और अपने सबूत भी रख सकता है, ठीक है, कि मैंने ऐसा नहीं किया भाई, ये देख लो, जब जांच चल रही है उस समय। आई बात समझ में? और राष्ट्रपति खुद नहीं जाना चाहे तो अपना कोई वकील भी नियुक्त कर सकता है कि वो भी सबूत लेके राष्ट्रपति के एवज में जा सकता है। और उस जांच में ये पाया गया कि ये जो लगाया है, क्या कहते हैं, महाभियोग का जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो गलत है, तो उसी के साथ महाभियोग का प्रस्ताव वहां पे खत्म हो जाएगा। और अगर उस सदन ने कह दिया और जांच के दौरान उनको लगा कि वास्तव में संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में फिर वही सदन 2/3 बहुमत से फिर वो भी प्रस्ताव पारित करेगा। और 2/3 से जैसे ही वो बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ उसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद।
राष्ट्रपति को दूसरा कोई आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति को दूसरा कोई नहीं हटाएगा। जैसे ही दूसरे सदन ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया, वैसे ही कंडीशन में वो व्यक्ति हट जाता है। अरे बात समझ में? जैसे और कुछ एक व्यक्ति और भी हैं, जैसे मैं कह दूं हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं, उनको भी कुछ ऐसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है। पर उसमें क्या होता है कि बाद में जब राष्ट्रपति आदेश निकालता है उसके बाद वो हटते हैं, जबकि राष्ट्रपति खुद को हटाने के लिए कोई आदेश नहीं निकलता है। जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ वैसे ही राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, ठीक है। और कभी भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, दोनों सदनों में अलग अलग बिल पारित होना चाहिए। लोकसभा से भी 2/3 से अलग पारित होगा और राज्यसभा में भी 2/3 से अलग पारित होगा। दोनों को एक साथ बुला के बिल पारित कर दो, ऐसा नहीं। दूसरे सदन ने ना कह दिया, बिल पारित नहीं होगा मतलब नहीं होगा, फाइनल। आई बात समझ में? ठीक है। क्योंकि देखो, पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति, आपके मन में यह हो सकता है कि इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई क्यों, हो सकता है ना, हमको याद करने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है, और ऐसे ऐसे मजाक मजाक में मूंगफली खाते खाते अपन राष्ट्रपति को हटा दे तो ये अच्छा नहीं लगता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए हमारे संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने थोड़ी जटिल प्रक्रिया अपनाई कि भारत का सबसे बड़ा पद है, अगर वास्तव में उसने ऐसा कोई गुनाह किया है तो ही उसको हटाया जाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हटाने की एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। कल की क्लास में अपन इसको लिख लेंगे आराम से।